जय हिंद साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। यह सीटेट प्रैक्टिस सेट 1 हुआ जिसमें हम सीडीपी का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो यह आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अमन समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह विभिन्नता के कारण है, अर्थात दो छात्र हैं। एक छात्र तो शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, जबकि दूसरा उसी का मित्र समूह में पढ़ना चाहता है। अर्थात यह उसकी अधिगम करने के तरीका पर निर्भर करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी ऑप्शन बताया गया है कि अधिगम शैली। प्रश्न संख्या 2। भारत में बहुभाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। अर्थात इस 4 ऑप्शन में से सबसे उचित कथन सबसे उपयुक्त होगा, वहीं को चुनना है। पहला ऑप्शन है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। अर्थात हम बच्चे की भाषा को कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। अर्थात एक शिक्षक कभी भी शिक्षार्थी के भाषा को लेकर, मातृभाषा हो या उसकी स्थानीय भाषा हो, उसको लेकर दंडित नहीं किया जाता है। इसलिए यह भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, यह कार्य विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो। अर्थात मातृभाषा के आधार पर उन्हें प्रवेश देना, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को सभी भाषाओं के लिए अपनाई जा रही हो। यह है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ अभिव्यक्ति की बात कहा गया, अर्थात उसे अवसर दिया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय वंशानुक्रम से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथन में सबसे उपयुक्त कथन को चुने। जन संचार माध्यम अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन रहा है, सबसे उचित कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, यह गलत ऑप्शन है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ये भी नहीं है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, ये भी नहीं है, क्योंकि समाजीकरण माता पिता और परिवार से हटकर भी होता है, जैसे विद्यालय में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, जन संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिव्यक्ति मूल और विश्वासों को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। राइट ऑप्शन हो गया इसका डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या 5 है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस विषय में सही नहीं है? अर्थात जब भी प्रश्न में नहीं आए तो उसको पहले गोल घेर दे, अंडरलाइन कर दे, उसके बाद ही ऑप्शन को पढ़े। इसमें गलत ऑप्शन ही चुनना है। तो इसमें गलत ऑप्शन में एक बी नंबर ऑप्शन है, ध्यान से देखिए इसको। केवल कक्षा में ही सीखते, अर्थात बच्चे केवल कक्षा में ही सीखेंगे, नहीं, कक्षा से अलग भी सीखते, इसलिए सबसे गलत ऑप्शन यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए? अर्थात एक शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय में अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए कौन सा रणनीति सबसे अच्छा होता है? ऑप्शन नंबर ए, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धियों के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारण करना। अर्थात यह शिक्षक कभी भी एक कठोर मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता, उसे दंड नहीं दे सकता, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी,
प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। कभी भी अंक लाने पर जोर नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। प्रत्येक विद्यार्थी के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। फिर इसमें दंड का बात आ गया तो ये भी गलत है। लास्ट इसका ऑप्शन है डी, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें पाने के लिए उद्यम सहायता करना। अर्थात बच्चों को उनके रुचि को महत्व देना और उनके रुचि को पाने के लिए सहायता करना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? तो समाजीकरण का सबसे प्रमुख कारण परिवार होता है, इसलिए कि बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। अर्थात प्रश्न यह कह रहा है कि एक अच्छा सा शिक्षण कला के लिए सबसे उत्तम क्या हो सकता है? इसके लिए सबसे उत्तम यही होगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऐसा शिक्षा नीति अपनाया जाए जिसमें एक दूसरे से सीखे और सहायता करे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा, एवरेज बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ता है और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा ... का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात वह किस प्रकार की अधिक्षमता से ग्रसित है। यहाँ देखना है कि वह पढ़ने से संबंधित है, अर्थात पठन अक्षमता है। तो क्या कभी पठन अक्षमता भी देता है? नहीं, तो केवल डिसलेक्सिया ही दे देता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी एग्जाम होता है उसमें यह एक अधिक्षमता से संबंधित प्रश्न आता ही है, इसलिए अधिक्षमता से संबंधित जो भी आपके पास नोट्स हो उसे पूर्ण रूप से देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। प्रश्न संख्या 10, शैशव काल की अवधि है, अर्थात जन्म से यह 2 वर्ष की अवधि होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको भी एक बार नोट से पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, इसलिए कि प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न इनसे पूछा ही जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 2 से 7 वर्ष के बीच में आता है। विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। विकास जब भी आगे बढ़ता है तो समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, न कि साधारण से आसान की ओर या जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से समान की ओर। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि समान से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। प्रश्न संख्या 13, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे कहते हैं। जब एक छात्र किसी के सहयोग से वह अपनी वर्तमान स्तर को संभावित क्षमता तक ले जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थात वह सहयोग मिला, जो सहयोग करता है वह क्या करेगा? तो सहयोग देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इससे भी एक प्रश्न आते हैं, प्रत्येक एग्जाम में। ज़्यादा बेहतर होगा कि इसका नोट्स देखकर अगर समस्या हो तो आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, वहाँ से जुड़कर तो इसका समाधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अर्थात अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम कोई नया ज्ञान जोड़ते हैं, स्कीमा को बदलते हैं, तो वह कहलाता है आत्मसातकरण। एक प्रश्न इससे भी आता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। मध्य बाल अवस्था में भाषा ... के बजाय ... अधिक होता है, यानी बाल अवस्था का जो समय होता है
यानी मध्य बाल अवस्था, बीच के बाल अवस्था में। तो इसमें बच्चा जो होता है कि उसमें अहम भी होता है और सामाजिकृत और अहम केंद्रित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा जो आज का मुख्य प्रणाली बन गया है, इसमें कौन सा शामिल है? वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा में तो खेल को महत्वपूर्ण भूमिका दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया, इसलिए ऑप्शन इसमें गलत है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यह ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें उसकी हस्तपरक गतिविधि पर जोर दिया गया। आगे भी देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। बच्चों को एक कोने में बैठाना, यह तो कोने में बैठा नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तो प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम कराना, ये भी सही नहीं, भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित भी एक प्रश्न आता है, जब भी एग्जाम होगा उसमें आता ही है, इसलिए इसे भी ध्यान से देखें। बाल केंद्रित शिक्षा और आज का मुख्य शिक्षा का यही भूमिका भी है। 17 नंबर प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ... बुद्धि उच्च स्तरीय थी। राघव कक्षा में बैठकर अपने कीबोर्ड से मधुर संगीत बजाता है, तो यह किस प्रकार का बुद्धि है? बुद्धि के प्रकार से यह प्रश्न आया है, इसको भी विशेष करके देख ले, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जब कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको 30 में 30 आने की बहुत प्रबल संभावना हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन संगीतमय है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियां से अच्छे हैं, अर्थात एक शिक्षक कहता है कि लड़का लड़की से गणित में अच्छा है, यह दर्शाता है कि अध्यापक यह किस प्रकार की भावना है? तो अध्यापक तो यहाँ पक्षपात करता है, स्पष्ट हो गया कि वह लड़का लड़की में भेदभाव करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के अनुरूप बदलना चाहिए। हमें किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए? बच्चा को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए, तो हम छात्र को स्कूल में ले जाकर स्कूल के परिवेश के अनुकूल तो नहीं बदल सकेंगे, ये भी गलत है। बच्चे को व्यवस्था के अनुसार, छात्र को ले जाएंगे व्यवस्था के अनुसार नहीं बदलेंगे, ये भी गलत है, इसलिए कि छात्र सर्वोपरि होते हैं, नहीं कि व्यवस्था सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि छात्र होता है, इसलिए हम व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, अर्थात बच्चे सृजनशील होते, कुछ न कुछ वह सृजित करने का प्रयास करते रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, अर्थात जब बच्चे ज्ञान कुछ अर्जित कर रहे हैं तो उसमें उनकी अधिगम शैली वो क्या करेंगे? अधिगम के लिए सुगमकर्ता के रूप में रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इनमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों सही है, लेकिन इसमें कौन नहीं है? जब भी प्रश्न में नहीं आए तो पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे एग्जाम में भी, उसके बाद ही फिर आगे ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो प्रतिभाशाली बच्चे का जो बुद्धि IQ होता है वह ज़्यादा होता है, तो वह तो समस्या समाधान कर लेगा, ऑप्शन सही है। गलत चुनना है हमें। उच्च स्तर श्रेणी के मानसिक प्रक्रिया, जब प्रतिभाशाली है तो मानसिक प्रक्रिया उनको उच्च स्तर तो होगा, ये भी सही है। उच्च आत्म क्षमता, उनकी आत्म क्षमता भी उसका भी सही है, हमें तो गलत चुनना था। तो निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रिया, प्रतिभाशाली बच्चे निम्न स्तर के मानसिक प्रक्रिया नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवृत्त होगा? कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर आपका पक्का कन्फर्म हो सकता है, इसलिए उसके पढ़ ले और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पारिवारिक अपेक्षा, तो पूर्व परंपरागत में तो परिवार से अपेक्षा कोई रखता नहीं है। अंतर्निहित संभावित दंड, इसमें दंड की बात कहा गया है। तब पूर्व परंपरागत में तो छात्र जब उस अवस्था में होता है कोहलवर के अनुसार तो वह दंड से बचना चाहता है। व्यक्तिगत आवश्यकता एक छात्र इसमें भी नहीं होता, व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं होता है, इसलिए वह दंड से बचना चाहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी अर्थात अधिगमकर्ता की व्यक्ति की विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। एक शिक्षिका को अधिगमकर्ता की उसकी विभिन्नता है, यानी एक छात्र अर्थात एक कक्षा में कई छात्र हैं, सभी का अलग अलग अधिगम करने का तरीका है, तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए। तो रटा तो मरहना नहीं है, सबसे अच्छा काम नहीं है। या शिक्षा मनोविज्ञान या बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य यह भी नहीं है। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध करना, यह सही ऑप्शन है, इसलिए कि जब जहाँ अधिगम करता है विभिन्न प्रकार की हो तो वहाँ तो शिक्षक को विभिन्न परिस्थिति उपलब्ध कराना जरूरी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फिर यहाँ नहीं आ गया तो नहीं को अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद फिर आगे ऑप्शन को देखते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के सिद्धांत से भी एक प्रश्न जरूर आते हैं, जो सभी प्रश्न में एक बार देखने को मिलता है। इसका सिद्धांत जो होगा, इसमें सिद्धांत यह कहता है कि विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं होता है, इसमें नहीं हटा दिया गया है, सीधा लिख दिया कि आगे बढ़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन जब भी हम करते हैं छात्र का सबसे उचित तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो बाह्य एजेंसी से तो आकलन करा नहीं सकते हैं। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, या अर्थात क्लास जब सत्र उसका समाप्त होता है उस समय एक बार कराना वर्ष में, तो ये भी नहीं होता है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, अर्थात आकलन जो है वह आपके शिक्षण अधिगम के साथ साथ होना चाहिए ताकि छात्रों का सुधार हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक संबंधित है? यह आपका अगला प्रश्न संख्या 26 नंबर हुआ, जो सृजनात्मकता से संबंधित है, अर्थात ऐसा एक चिंतन है जो उसमें सृजन होता है, अर्थात उसको कह सकते हैं जो ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें बच्चा कुछ नया आंसर दे, अर्थात वह ओपन इंडेड क्वेश्चन होगा। तो इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका अहमवादी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, और तीसरा है अभिसारी चिंतन, और इसमें चौथा है सामूहिक चिंतन। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो अपसारी चिंतन है, इसमें कई आंसर हो सकते हैं, एक प्रश्न के कई आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। अगला 27 नंबर प्रश्न है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथन में से वाइगोत्स्की सहमत है। वाइगोत्स्की का कौन सा इसमें कथन है? बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। तो ये तो शैतान होते हैं, दंड देना उनका कथन नहीं है, गलत है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यह वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि बच्चा जो होता है वह समाज में अंतःक्रिया करके ही सीख पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। निष्क्रिय जीव, बच्चा जो तो निष्क्रिय होता नहीं है, निष्क्रिय शब्द इसलिए पहले यह गलत हो गया ऑप्शन। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी तो होते हैं, लेकिन केवल अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं।
चिंतन में वयस्कों की भांति और ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। वह कोई ऐसा कोई सादा बर्तन नहीं है, खाली बर्तन नहीं है जिसमें बड़े के द्वारा ज्ञान भरा जाए, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्योंकि जिज्ञासु प्राणी होता है, उससे वो अपने चारों जगत से खोजता है और सीखता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो गया। प्रश्न संख्या 29, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये कह रहा है प्रश्न कि इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक, उसमें यह पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है, किस परिप्रेक्ष्य में तो बच्चा त्रुटि करता है उस संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियों को शिक्षक के लिए महत्वहीन है, अर्थात बच्चा गलती करता है तो उसका कोई महत्व नहीं है, नहीं महत्व तो है, महत्वहीन लिख दिया, इसलिए ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, जब तक वह गलती नहीं करेगा तब तक वह सीख नहीं सकता है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, अर्थात यह ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन फिर भी एक और ऑप्शन उसको भी पढ़ते हैं। बच्चे की त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो तथा उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, अर्थात दंड की बात कहा गया है, तो संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है सबसे उचित सही। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो गया। लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, अर्थात प्रश्न यह कहना चाह रहा है एक शिक्षक को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए कक्षा में जिससे सभी विद्यार्थी अपने आप को एक सम्मानित समझे, वह भेदभाव नहीं समझे किसी से, वह सहमत रहे, संतुष्ट रहे कक्षा में। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी आगे ऑप्शन हम पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में ही हम इसमें चुनाव करेंगे जी कौन ऑप्शन सही है। ये न कीजिए एक ऑप्शन पढ़ लिया और सही ट्रिक लगा दिए, तो वहाँ गलत होने का चांस रहता है, इसलिए कि यह CDP है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को ही, ऑप्शन को ही देखना है। तो इसमें कह रहा है कि वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करना ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़े। किसी बच्चे को तिरस्कार भी नहीं कर सकते, भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाना जो अंग्रेजी बोल सकते हैं उन्हें संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, तो यहाँ भेदभाव वाली बात हो गया, ये भी नहीं होगा, अर्थात इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, इसमें बताया गया है शिक्षार्थी अपने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध यानी अनेक प्रकार की मत, सभी विद्यार्थी के मत को प्रोत्साहित करें, तब लगे कि शिक्षार्थी को कि वह सम्मानित हो रहा है। इसमें अंतिम प्रश्न रहा मुख्य, इसमें 30 प्रश्न रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें साथियों में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।